हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, है ना? एक बार देख लीजिएगा भाई, वॉइस क्लियर है? ठीक, उम्मीद करते हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, एग्ज़ाम दिन प्रतिदिन भाई करीब ही है, ठीक है? तो चलिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है ना? चलिए इसको भी आज सॉल्व करके देखते हैं क्या है भाई, कितना देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप एक बार थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक, विजिबल है सारी चीजें, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक, आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन। हट जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु के लिए सही नहीं है जो त्वरित गति से सीधे पथ पर गति कर रही है ना? इसकी गति बदलती रहती है, इसका वेग हमेशा बदलता रहता है, या हमेशा पृथ्वी से दूर जाती रहती है, या फिर इस पर हमेशा एक बल कार्य करता रहता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इन इंग्लिश, which of the following statement is not correct for an object moving along a straight path in an accelerated motion? बताएंगे भाई इसका राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट, its speed keeps changing, B, its velocity always changes, and C, it always goes away from the earth, a force is always acting on it। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या है भाई, है ना? बताएंगे इसका, है ना? बहुत ध्यान से। तो चलिए इसके राइट आंसर की बात की जाती है भाई। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु के लिए सही नहीं है जो त्वरित गति से सीधे पथ पर गति कर रही है? देखिए, अगर कोई भी वस्तु किसी एक त्वरित गति से किसी पथ पर सीधे गति कर रही है, सीधे क्या कर, हाँ सीधे पथ पर गति कर रही है, तो उसके लिए क्या सही नहीं है? देखिए, इसकी गति बदलती रहती है, ये सही बात है क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म मोशन वगैरह की बात नहीं की गई है, ये त्वरित है, ठीक है? तो ये बात सही कही जा रही है कि इसकी गति बदलती रहती है, ये चेंजेबल होती है। इसका वेग हमेशा बदलता रहता है, ये भी सही, इसकी वेलोसिटी भी चेंज, भाई स्पीड बदली हुई है, तो भाई इसकी वेलोसिटी भी बदलेगी। फिर क्या कर रहा है, यह हमेशा पृथ्वी से दूर जाती है, यह हमेशा पृथ्वी से दूर जाती है भाई। कहाँ पृथ्वी से दूर जाएगी भाई? ग्रेविटी की छोड़ छाड़ के चली जाएगी क्या ये, है नहीं ना? तो ये कहाँ जाएगा? यही आपका, तो हमें लगता है आंसर यही कान पकड़ के निकाला जाए, यही आपका राइट आंसर जाएगा। तो एक बार चौथा भी देख लेते हैं। इस पर हमेशा एक बल कार्य करता रहता है, ये सही बात है। अब कौन सा बल है? काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है ना? फ्रिक्शन भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर सारी चीजें, इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी हमें लगता है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन क्या बात करता है, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन का नियम। एक मिनट, है ना? थर्ड लॉ यही है एक्शन एंड रिएक्शन का। हमेशा एक ही पिंड पर कार्य करते हैं, हमेशा अलग अलग पिंडों के विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, समान परिमाण और दिशाएं रखते हैं, किसी भी पिंड पर एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य करते हैं। ये भाई आसान सा क्वेश्चन है ना? बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। हम लोग न्यूटन लॉ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो आज इनका लॉ, इनके लॉ का यूज यहीं पर है ना? कभी कभी सोचा जाता है ना कि ये न्यूटन लॉ वो कैसे आदमी थे, जहां बैठे थे वही साइंटिस्ट बन गए। हाँ, आता है ना मन में विचार में। एक हम लोग हैं, कहीं भी बैठे रहते हैं, ऐसा कोई चमत्कार ही नहीं होता, पता नहीं कैसा कैसा चमत्कार होता है। चलिए, तो यहाँ पर भाई क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी। नहीं भाई, ये सेम बॉडी पर हमेशा वर्क नहीं करती। देखिए एक्शन रिएक्शन का है ना, एक्शन देन रिएक्शन, है ना? फिर दूसरा, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, ये सही बात है एकदम। भाई एक्शन रिएक्शन का यही कहता है ना भाई हमारा, भैया एक, अगर मैं जैसे आप एक मुक्का मारो दीवार पर, है ना? जितनी ताकत आप लगाओगे उतनी ताकत वो भी लगाएगा, है ना? तो संभावना बढ़ेगी फ्रैक्चर की। किसकी? आपके हाथ की दीवार में कोई फ्रैक्चर नहीं होने वाला है, आप में होगा, ठीक है? तो ये आपका राइट आंसर है, आपका स्टेटमेंट नंबर बी, ठीक है? चलिए सेकंड, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, गोल पर शॉट लगाता है, इससे गोलकीपर को क्या मदद मिलती है? बताएंगे भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
गेंद पर अधिक बल लगाने में मदद मिलती है, या फिर गेंद द्वारा हाथों पर लगाए बल को कम करने में मदद मिलती है। फिर कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर में को बढ़ाने में मदद मिलती है। डी कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में मदद मिलती है ना। इंग्लिश में भी वही चीज है, पढ़ लीजिएगा भाई आराम से क्या कर रहा है ना। बताएंगे भाई राइट आंसर इसका क्या है। Exert larger force on the ball, reduce the force exerted by the ball on hands. C करा increases the rate of changes of momentum. D करा decreases the rate of change of momentum. बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए राइट आंसर का भाई इसका देखा जाए। क्या करा है, एक कोई गोलकीपर है ना, इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट ऑन द गोल, है ना। अब वो क्या करता है कि जब वो अपने हाथ में गेंद को पकड़ता है तो जो बॉल होती है हल्का सा हाथ हैंड को पीछे करके पकड़ा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे भाई जो फोर्स होता है ना वो लगने वाला वो थोड़ा सा रिड्यूस कर जाता है, घट जाता है। ठीक है, जो मोमेंटम का जो मोमेंटम होता है उसकी स्पीड थोड़ी सी घट जाती है। इससे हमें बॉल को पकड़ने में आसानी होती है और उनको चोट भी नहीं लगती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, गेंद द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम करने में मदद मिलती है। ये आपका सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी सही करा है, रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु का जड़त्व उसे क्या करता है, उसकी गति बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, उसकी गति कम करने के लिए प्रेरित करता है, उसकी गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के लिए विरोध करता है, या फिर घर्षण के कारण मंद करने के लिए। भाई बताएंगे, आराम से ध्यान से पढ़ करके आंसर दीजिए भाई, है ना। क्या एक मिनट, पूरा नहीं दिख रहा क्या, देख लीजिए नीचे, अब शायद क्लियर होगा पूरा क्वेश्चन। चलिए बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना। 4 का बताएंगे राइट आंसर। किसी वस्तु का भाई इनर्सिया का क्या काम क्या होता है, इनर्सिया का मतलब होता है जो जहां पर है वैसे पड़े रहो, एकदम एकदम फिक्स, न लेफ्ट न राइट न अप न डाउन, एकदम एज इट इज पड़े रहो। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए इंग्लिश में भी देख लेते भाई, ये भाई यार, चलो हटो, चलिए ध्यान से इंग्लिश में भी देखेंगे। इन द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज द स्पीड, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। टू डिक्रीज इट्स स्पीड, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। क्या करें, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यही सही स्टेटमेंट है भाई। वो अपनी अवस्था का विरोध करती है, वो अपनी जो भी उसका पोजीशन है वो उससे नहीं हटना चाहता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी जाएगा, टू रेजिस्ट एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे ध्यान से, वो बताएंगे राइट आंसर। हट जाते हैं भाई। चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका अर्थ है कि ट्रेन की गति त्वरित हो रही है, या एक समान है, या मंद है, वृत्ताकार पटरियों के अनुदिश है। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का, है ना। बताएंगे भाई। बताएंगे, ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस ए क्वाइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम, उसके पीछे गिरता है ना। इसका अर्थ है कि भाई देखिए, अगर ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अगर ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन में है तो कॉइन जो उछाला गया है उसी के हाथ में रहनी है। अगर वो ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है तो भाई उसमें एक्सीलरेशन लग रहा है ना, वो एक्सीलरेट हो रही है। अगर वो त्वरित है तो भाई जाहिर सी बात है ऐसी कंडीशंस में वो जो कॉइन लिया गया है वो जस्ट उसके पीछे गिरेगा, जहां आपने उछाला जस्ट उसके पीछे गिरेगा। ठीक है भैया, तो इसका राइट आंसर क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, एक्सीलरेटेड, है ना, त्वरित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, बताइएगा इसको। ये क्वेश्चन बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु एक घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड के स्थिर वेग से फिसल रही है। वस्तु को उसी वेग से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल है ना। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, तभी आंसर मिल पाएगा इसका, है ना। बताएंगे क्या करें। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु एक घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड के स्थिर वेग से फिसल रही है। वस्तु को उसकी वेग से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल है ना। यहां चलिए भाई, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। An object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meters per second on a frictionless horizontal table. The force is required to keep the object moving with the same velocities. देखिए यहाँ पर एक टर्म आ गया है। टर्म क्या आ गया है? यहाँ एक वर्ड आ गया है फ्रिक्शनलेस। ठीक है भाई, इसने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया, पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया एक ही बार में, खत्म मामला। क्या करा कि जब फ्रिक्शनलेस है, जब वो फ्रिक्शनलेस है तो उस पर कोई फोर्स वर्क ही नहीं करेगा। पहली चीज यही है। अगर कोई भी सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रिक्शनलेस पर सरफेस चल रही है तो उस पर भाई कोई वर्क मतलब कुछ भी वर्क करने वाला है नहीं, तो जाहिर सी बात है इस पर जो बल लगने वाला है, कोई बल नहीं हुआ काम करेगा भाई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है यहाँ पर बल लगने वाला है वो क्या होगा बताइए? वो 0 न्यूटन होगा। वो 0 न्यूटन होगा, एकदम क्लियर है, इस पर कोई न्यूटन वगैरह जो कहा जा रहा है कोई मतलब नहीं है। हमें इस वर्ड से फोकस रखना है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, अगर फ्रिक्शनलेस है तो फिर वहां पर कोई बल नहीं लगने वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट, है ना, जैसे पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गए, है ना, ये सब लॉन्च किए जाते हैं, ये सभी किसके सिद्धांत पर, किसके प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे थे? द्रव्यमान पर या ऊर्जा पर या संवेग पर या वेग पर? ये हम सभी जानते हैं, रॉकेट जो है वर्क करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। इससे इजी क्वेश्चन और कुछ हो सकता है क्या? इससे इजी लाइफ में और कोई क्वेश्चन है नहीं। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। अपनी ऊंचाई के 2/3 भाग तक भरा एक पानी का टैंकर एक समान गति से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक का पानी क्या होगा भाई? पीछे की ओर जाएगा, या आगे बढ़ जाएगा, या अप्रभावित रहेगा, या फिर ऊपर की ओर उठेगा? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है ना। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे भाई, इसका राइट आंसर बताएंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा भाई, यहां पर है। चलिए, ए वाटर ए वाटर टैंकर फील्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट is moving with a uniform speed. On sudden application of the brake, the water is in the tank would क्या होगा? अगर हम बाय द वे किसी टैंकर में, कोई टैंकर वाला जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, ठीक है, अगर वो जा रहा है, वो अचानक से ब्रेक मार देता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यही पूछा गया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो वाटर जो है, जो यानी जो उस टैंक में जो भी वाटर पानी भरा हुआ है, उसका क्या मूवमेंट होगा? वो मूव बैकवर्ड, मूव फॉरवर्ड, बी अनअफेक्टेड, या फिर राइज अपवर्ड? बताएंगे इसका राइट आंसर फटाफट से, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। देखिए, अगर कोई भी जैसे टैंकर जा रहा है, अगर टैंकर भाई ब्रेक मार दिया तो टैंकर रुकेगा, है ना। वो पानी क्या, वो तो मोशन में है, और वो जो पानी होता है वो आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, टैंकर जैसे ही रुकेगा, उस टैंकर के अंदर जो भी पानी है वो आगे की तरफ पुश होगा, यानी आगे की तरफ वो फॉरवर्ड होगा। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई? मूव बैकवर्ड, ये तो नहीं होगा। मूव फॉरवर्ड, ये आपका राइट आंसर है। बी अनअफेक्टेड, अगर हमने गाड़ी रोक दिया, है ना, उसमें जो वाटर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। राइज अपवर्ड, ऊपर के ऊपर भागेगा नहीं भाई। हमारी कार मतलब टैंकर इस तरीके से चल रही है तो वो भी सीधे इसी दिशा में वर्क करेगी। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अंतर्द्रव्यी जालिका से संबंधित नहीं है? विच आर दीज इज नॉट रिलेटेड टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बताएंगे भैया। ई आर,
ई आर, इसका वर्क क्या होता है ना। चलिए, एंडोप्लाज्मिक का है, इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्या पूछा है, नॉट रिलेटेड, ये ध्यान देना भैया, यहां नॉट पूछा गया है, ठीक है। इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बी कह रहा है इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म। सी कह रहा है इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। डी कह रहा है कि इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। बताएंगे भाई राइट आंसर इसका क्या है, ध्यान से, है ना। चलिए बताएंगे भाई इसका राइट आंसर सही सही क्या है। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली आपको ये दो टाइप का होता है एक्चुअली, एक होता है रेयर, एक होता है शेर, ठीक है भैया। रेयर और शेर, रेयर का मतलब ही भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शेर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है रफ का, इसका वर्क होता है भाई प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का, है ना। क्या कहते थे, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या है, शेर, साइट ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, है ना, या फिर यहीं पर सेल मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन यही करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही क्यों प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि इसका सरफेस रफ होता है, रफ होता है, इसी रफ सरफेस पर यहाँ पर राइबोसोम से चिपके होते हैं। स्मूथ है, एकदम स्मूथ जगह है, एकदम सीधे फिसल के निकल जाता है भाई आगे। चले, क्या पूछा है, हाँ इसका राइट आंसर देखिए, ए वाला तो एकदम सही कह रहा है, इट बिहेव ट्रांसपोर्ट चैनल ऑफ प्रोटीन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म, ये तो एकदम राइट स्टेटमेंट है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म, हाँ ये भी सही बात है भाई, न्यूक्लियस से बना जो भी प्रोडक्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेजेगा भाई सबके गॉल्गी बॉडी के पास, वहीं से पूरा ट्रांसफर होगा, ठीक है। फिर सी कह रहा है कि इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, नहीं भाई ये गलत स्टेटमेंट है। हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन कौन है, कौन है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कोई और है आपकी बॉडी में, पता लगा के भाई खोजो। चलिए, तो ये आपका राइट आंसर नंबर सी, ठीक है, सी सही है इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, बड़ा लंबा चौड़ा है भाई, एक सेकेंड, ठीक है, क्लियर है, विजुअल है भाई, आराम से पढ़ेंगे, आंसर देंगे, है ना। कह रहा है पराशर की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही परिभाषा चुनें। फॉलोइंग आर द फ्यू डिफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस, रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट डिफिनेशन। यहां पर आपके सामने भैया ऑस्मोसिस की डिफिनेशन दी हुई है, उसको ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा सही है। चलिए पहला पढ़ा जाए, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बी कह रहा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सी कह रहा है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ए परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड डी कह रहा है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, बताएंगे भाई इसका राइट आंसर फटाफट से, हाँ। चलिए देखा जाए, पूछा है यहाँ डिफिनेशन पूछा है ऑस्मोसिस का, देखिए जाहिर सी बात है जैसे डिफ्यूजन का होता है वैसे ही ऑस्मोसिस का होता है, दोनों में फर्क इतना है, वहां पर गैस लगा दो यहाँ पर वाटर लगा दो, बस फर्क इतना है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यही तुम्हारा राइट आंसर है, यही तो हमारा राइट आंसर है भाई, ये पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करना, किसके और बीच में कौन पड़ेगा, पड़ेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको पार करके जो पहुंचता है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस बोला जाता है, ठीक है। वहीं डिफ्यूजन में क्या होता है,
द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना, बस फर्क इतना है दोनों में। चलिए, तो आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ए पहला सही है, यानी अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से जल के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर संचलन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट नेक्स्ट भाई द एंड हो गया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।